प्रैक्टिस सेट 4 क्वेश्चन नंबर 41। संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होता है। बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन से आसानी से दे सकते हैं, बट इसके तरीका को फॉलो करके ही आंसर पता करो। कभी भी ध्यान हमारा अच्छे से नहीं गया तो गलत हो सकता है। देखो, यहाँ संख्या करोड़ तक है, तो करोड़ तक का संख्या बना लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि शुरू में 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है, फिर 2-2 अंकों के बाद। अब यहाँ बोला गया है 5 करोड़, तो ये करोड़ की जगह में आ जाएगा। यहाँ बोला गया है 9 लाख, तो लाख के 2 स्थान हैं, एक 10 लाख का और एक लाख का, तो यहाँ 9 लाख बोला गया है, तो 9 यहाँ पर रहेगा और 10 लाख के जगह वाला स्थान पर 0। फिर 4,000 बोला है। ठीक है, तो 1000 की भी 2 जगह है, तो 4 को यहाँ लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा? 0 और यहाँ पर लिखाएगा 4। फिर बोला है 988, तो 9 सैकड़े की जगह में आ जाएगा, 100 प्लेस की जगह में, और 88 बोला है। ठीक है, तो 88 को बोलते हैं 88। अब आपको ये संख्या ढूंढना है कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, तो इसमें आते हैं, यहाँ 5 के बाद 0 है, इसमें नहीं है, ऑप्शन 1 नहीं है आंसर। और यहाँ पर भी 5 के बाद 0 नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है। सी में आ जाओ, 509 फिर 0 और यहाँ पर 4 की जगह 9 है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। अब ऑप्शन डी ही सही आंसर है, 50904988। ऑप्शन डी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42। एक गांव की कुल जनसंख्या 78,692 है, 78,692 है। इनमें से 29,642 29,642 पुरुष है, 28,167 28,167 महिलाएं हैं तथा शेष बच्चे हैं। तो बच्चों की संख्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत सरल है बच्चों। देखो क्या करना है, बोला क्या गया है, गांव की जो कुल जनसंख्या है, गांव की कुल जनसंख्या है 78,692। ठीक है, ये गांव की कुल बच्चे हैं और गांव में 3 प्रकार के बच्चों का जिक्र हुआ है। पहला जो जिक्र हुआ है वह पुरुष का है। ठीक है, तो पुरुषों की संख्या है 29,642। उसके बाद जो दूसरा जिक्र हुआ है वो महिला की है, तो महिला की जनसंख्या है 28,167। ठीक, और बच्चों की जो संख्या है वह हमें पता नहीं। ठीक है, बच्चों की संख्या भी हमें पता नहीं। ये तो बच्चों की संख्या पता करना है। ठीक, तो यहाँ पर ये ध्यान देना है, ये दशमलव नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, याद रखना। तो ये जो 78,692 है, इसमें ये तीनों प्रकार के लोगों को शामिल किया गया है। ठीक, अर्थात ये क्या है, ये 3 संख्याओं का योगफल है। ठीक, और ये जब 3 संख्याओं का योगफल है और यहाँ पर उनमें से 2 संख्या दे रखा है, तो ये 2 संख्या को हम आपस में प्लस करेंगे और प्लस करके इसमें माइनस कर देंगे, तो जो नंबर बचेगा वह बच्चों की संख्या कहलाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये 2 संख्याओं का हम योगफल निकालेंगे, 29642 प्लस 28167, तो 2 and 7 9 10 कैरी 1 7 1 8
और ये हो जाएगा 17, कैरी 1, ये 4 और 1 5। ठीक है, तो पुरुष और महिला की जनसंख्या हुआ 57,809। अब तीनों की जनसंख्या 78,692 में माइनस करेंगे पुरुष और महिला की जनसंख्या को 57,809, तो 2 बन जाएगा 12, और इसमें हम 1 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8। ठीक है, इसे हमने बड़ा नहीं बनाया है, इसमें 1 सिर्फ माइनस किया है। ठीक है, तो वापस ये सिर्फ बड़ा बनेगा तो 6 बन जाएगा 16, और इसे कैंसिल करेंगे। जब भी कोई नंबर को बड़ा बनाएंगे तो उसके पहले वाले नंबर में 1 माइनस करेंगे, तो ये बन जाएगा 7। ठीक है, अब माइनस करेंगे तो 12 में 9 माइनस 3, 8 में 0 माइनस 8, 16 में 8 माइनस 8, 7 में 7 माइनस 0, ओके, और 7 में 5 माइनस 2, 20883। ठीक है, तो ये बच्चे की जनसंख्या कहलाएगा 20883। ठीक, और ये ऑप्शन हमें मिल रहा है ए में। ठीक, तो ये क्वेश्चन को 2 प्रकार से पूछ सकता है, बस सेंटेंस का अंतर है। इसको ऐसे ही बोल सकता है, यदि यह संख्या 3 संख्याओं का योगफल है, इनमें से 2 संख्या निम्न प्रकार है। पहला संख्या है 29,642, दूसरी संख्या है 28,167, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा भी इसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो भी इस प्रकार से यदि बोला गया तो इसे भी इसी प्रकार से सॉल्व करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 43 में देखो, ये जो है मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो संख्या जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में होंगे उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए होल नंबर और हर नंबर का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, और 1 को ऐड करते हैं, यदि माइनस होता तो 1 को माइनस किया जाता है, और प्लस होने पर भी प्रक्रिया सेम होता है और नहीं होने पर भी सेम होता है, बट माइनस होने पर 1 को इसमें माइनस करेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद 1 को माइनस करते हैं। तो 4 8 जा 32 और 1 33/4 माइनस 6 2 जा 12 और 5 17/6। अब इसका सरलता मान पूछा है। ठीक है, तो यहाँ सरलता मान निकालने के लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शंस का डिफरेंस निकालेंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे अर्थात माइनस करेंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे 4 और 6 का, दोनों 2 से डिवाइड है, ये 2 टाइम में ये 3 टाइम में। अब ये दोनों किसी से नहीं हैं, तो 2 × 2 × 3, ये 4 4 3 जा 12, एलसीएम आया 12, यहाँ हम लिखेंगे एलसीएम 12। अब पहला फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे, तो एलसीएम नंबर में पहला फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हर से इसमें क्या करोगे, डिवाइड, तो 4 के टेबल में 12 आया 3 टाइम में, और इसी 3 का इससे मल्टीप्लाई, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करने पर आएगा 99, फिर माइनस। अब यही प्रक्रिया दूसरे फ्रैक्शंस को लेकर करेंगे, तो 6 के टेबल में 12 आया 2 टाइम में, और 2 का 17 से मल्टीप्लाई, तो 17 दूनी 34 34 आया। ठीक है, अब आगे सॉल्व करोगे तो 99 में 34 माइनस करेंगे, ये 5 और ये 6, 65/12 आया। ठीक, अब इधर ध्यान दो, देखो ऑप्शन आया है मिश्र भिन्न में, और अभी हमने यहाँ सॉल्व किया है भिन्न संख्या तक। ठीक है, तो हमें आंसर मिश्र भिन्न में लाने के लिए 12 से 65 में डिवाइड करना पड़ेगा, 65 डिवाइडेड बाई 12, तो 12 5 जा 60, 5 टाइम माइनस करने पर 5 रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो इसे मिश्र भिन्न में कैसे लिखते हैं, 12 का टेबल जितने टाइम हम पूरा पढ़े उसे बोलते हैं होल नंबर। ठीक है,
5 टाइम पढ़ा तो ये होल नंबर कहलाएगा, और ये रिमाइंडर नंबर ऊपर, डिवाइजर नंबर हमेशा नीचे। तो 12 होल 5/12, सॉरी 5 होल 5/12, ठीक। तो ऑप्शन मिल रहा है बी में। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पर डेसिमल है, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहे हैं। ये 3 है, 3, 4, 6, 2, 5 में 2 का स्थानीय मान क्या है बताना है, ठीक है। इस संख्या में 2 का स्थानीय मान बताना है। तो 2 दशमलव के बाद में है, और दशमलव के बाद को कैसे पढ़ते हैं, देखो दशमलव के जस्ट बाद को पढ़ते हैं दसवें, सौवें, हजारवें। तो 2 को क्या पढ़ेंगे, 2 हजारवें, ठीक है। और इसे कैसे लिखते हैं, देखो सिर्फ 2 का स्थानीय मान पूछा है तो यहाँ 2 लिखेंगे, और 2 कौन से प्लेस में है, हजारवें के स्थान पर, तो नीचे में हम लिखेंगे हजारवें, ठीक। अब ऑप्शन दिया है दशमलव में, तो इसे दशमलव में चेंज करोगे। कैसे चेंज करोगे, देखो या तो 1000 से 2 में डिवाइड करो तो भी आंसर आपको पता चल जाएगा, और डिवाइड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। यदि नीचे में इस प्रकार की संख्या है, 1000 है, 100 है, तो दशमलव में बनाना बहुत आसान होता है। क्या करो, ये 2 को पहले 0 के स्थान पर रखो, तो पहला 0 हट जाएगा और उसका स्थान ले लेगा ये 2। दूसरा 0 का स्थान लेने के लिए कोई संख्या नहीं ऊपर में, तो 0 लिखो, और तीसरा 0 का स्थान लेने के लिए ऊपर में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर भी 0 लिखो, और जहाँ पर 1 है वहाँ लगा दो दशमलव, और दशमलव के बाद में लगा दो 0। तो 0.002 आंसर, ठीक है। और ये आंसर हमें मिल रहा है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है, निम्नलिखित ग्राफ एक दुकान से सोमवार से शनिवार तक बेची गई कमीजों की संख्या को दर्शाता है। तो देखो इस तरफ ये जो बना है, ये जो दिया है दिनों के नाम हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार, ठीक है। बृहस्पतिवार मतलब गुरुवार होता है, तो बुधवार गुरुवार या बृहस्पतिवार, और शुक्रवार शनिवार। तो यहाँ पर सप्ताह के 6 दिनों के नाम हैं, ठीक है। रविवार इसमें शामिल नहीं है। इस तरफ जो नंबर दे रखा है 5, 10, 15 है ना, ये बेची गई कमीजों की संख्या है। तो इस क्वेश्चन में बच्चे अक्सर ये मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पर ये जो दे रखा है इसे क्या कहते हैं, उसके लिए ये सेंटेंस दे रखा है उस पर ध्यान नहीं जाता है बच्चों का। तो जब जैसे नंबर लिखाया है इस तरफ और कुछ भी लिखाया है, तो यहाँ पर साइड में दिया रहता है कि इसे क्या कहेंगे, तो ये पढ़ना ज़रूरी है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई कुल कमीजों की संख्या है। मंगलवार और शुक्रवार, तो पहले मंगलवार में चलते हैं। ये रहा मंगलवार, और मंगलवार जो आलेख है वह 10 के सीध में है, ठीक है। तो मंगलवार को बेची गई कमीजों की संख्या कितना है, 10, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10। फिर शुक्रवार, ये है शुक्रवार, और शुक्रवार में बेची गई कमीजों की संख्या है 50, ठीक है। और क्या पूछा है, मंगलवार और शुक्रवार को बेची गई कुल कमीजों की संख्या, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे, कुल संख्या पता चल जाएगा 60 ऑप्शन सी में है। क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाओ, निम्नलिखित आकृति का परिमाप है। तो परिमाप का मतलब पहले भी बताया गया था बच्चों की, परिमाप मतलब होता है कोई बंद आकृति के जितने साइड से वह बंद है, घिरा हुआ है, तो उसका योगफल को ही हम कहते हैं परिमाप, ठीक है। तो यहाँ इस आकृति का परिमाप निकालने के लिए इसके 4 साइड है, पूरे 4 साइड को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये है 35, तो 2 35 मिलकर बन जाएगा 70 सेंटीमीटर,
और फिर एक तरफ है 23 और एक तरफ है 40 सेंटीमीटर। तो इसे ऐड कर लेते हैं, ये 3, 9, 9 और 4, 13, 133 सेंटीमीटर आ रहा है। ऑप्शन बी में है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 306 और 7 शतांश को दशमलव रूप में लिखिए। 306 और 7 शतांश को दशमलव रूप में लिखिए। तो 306 को लिखते हैं 306 और 7 शतांश, ठीक है। तो शतांश किसे पढ़ते हैं, 7 शतांश कैसे पढ़ते हैं? देखो, दशमलव के जस्ट बाद है, दशमलव के जस्ट बाद मान लो कोई नंबर है, ठीक है, तो उसे हम पढ़ते हैं दसवें, ठीक, या फिर दशांश पढ़ते हैं। और दसवें के बाद जो नंबर होता है उसे पढ़ते हैं सौवें, इसे पढ़ते हैं दसवें, उसके बाद पढ़ते हैं सौवें, ठीक है। तो सौवें को ही कहते हैं शतांश, सौवें को ही और एक नाम से पढ़ते हैं शतांश, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है 7 शतांश। तो 7 शतांश को दशमलव में लिखेंगे। देखो, पहले दशमलव लिखेंगे, फिर 0 लिखेंगे। तो दशांत में, दशांत या दसवें में कोई भी अंक नहीं है, इसलिए वहाँ 0 रहेगा। फिर यहाँ पर बोला गया है 7 शतांश, तो शतांश में 7 आ गया, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 7, ठीक है। तो 7 शतांश को दशमलव में हम ऐसे लिखेंगे, या फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे 7/100, ठीक है। तो ऑप्शन दशमलव में है, दशमलव में लिखते हैं। तो 306 ये हो गया और दशमलव में 7 शतांश ये हो गया। अब दोनों को ऐड कर दो, तो यहाँ 0.07, अब इसे ऐड कर देंगे 70.603, ठीक है। ये है हमारा आंसर। ऑप्शन देखो किस में है, कौन सा ऑप्शन में है? बी में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 48, उस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 48 है? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, ठीक है, क्षेत्रमिति से है। यहाँ पर वर्ग का दे रखा है परिमाप, ठीक है, यहाँ पर वर्ग का परिमाप दे रखा है। वर्ग का परिमाप दिया है 48 मीटर, ठीक है। हम जानते हैं कि वर्गाकार आकृति की जब बात होता है तो उसके सभी साइड एक बराबर होता है ना। तो ये चारों साइड को आपस में जोड़कर 48 लाया गया है। तो चारों साइड जब एक बराबर है और इसके 4 साइड है, तो 4 से इसमें डिवाइड करके इसके साइड पता कर सकते हैं। तो 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो इसका एक साइड आएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात वर्ग का एक साइड क्या आया, वर्ग का एक साइड आया 12 सेंटीमीटर, ठीक। वर्ग का वन साइड आया 12 सेंटीमीटर। अब पूछा गया है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा वर्ग। तो यहाँ एक साइड ही इसका क्या कहलाएगा, भुजा। तो ये रहा भुजा और इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग का मतलब क्या है, 12 × 12, ठीक। तो 12 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे, 144 वर्ग मीटर आएगा आंसर, ठीक। देखो, आप लोग पहले वर्ग सिखाया गया है, 1 स्क्वायर से 20 तक का स्क्वायर का आंसर आपको या वर्ग पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये यदि भूल गए हो तो याद कर लेना, और याद नहीं है तो याद कर लेना कि 1 स्क्वायर कितना होता है, 2 स्क्वायर कितना होता है। तो कम से कम 1 से 20 तक का स्क्वायर संख्या याद होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 49 में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? तो जो अभाज्य संख्या होता है बच्चों, वह सिर्फ अपने ही नंबर से बस डिवाइड होता है। तो ऐसा नंबर सिर्फ यहाँ 23 है। देखो यहाँ पर 33 या तो 3 से भी डिवाइड हो गया, 11 से भी डिवाइड है, 51
51 यहाँ पर ये भी 6 से डिवाइड, सॉरी ये 3 से डिवाइड है, क्योंकि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। जोड़ने पर 6 आ जाएगा और 6 3 से डिवाइड है। ठीक है, इसी प्रकार ये भी नंबर हमें जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 15, और 15 3 से डिवाइड है। और भी नंबर से होगा, ठीक है, ये दोनों और भी नंबर से होगा, लेकिन यहाँ पर जानकारी के लिए कम से कम एक नंबर मैं बता दिया हूँ। ठीक, क्योंकि जो अभाज्य होता है वह सिर्फ अपने ही नंबर से डिवाइड होता है। यहाँ 23 सिर्फ 23 और 1 से डिवाइड है, तो 1 से सभी होता है, इसलिए 1 को छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 50, 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड हम जानते हैं, जो ऐसा नंबर जो 20 को भी डिवाइड करे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अच्छा, ये ऐसा है, 20 और 28 का उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है। तो गुणनखंड किसे कहते हैं, ऐसे सभी नंबर जो 20 को डिवाइड करे 20 का गुणनखंड कहलाएगा, और ऐसा सभी नंबर जो 28 को डिवाइड करे 28 का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो 20 को डिवाइड करने वाला नंबर है, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे तो 1 को पहले लिखना पड़ता है। ठीक है, 1 2, फिर 4 से डिवाइड है, 5 से, 6 7 8 9, फिर 10 से है। ओके, और लास्ट में यह अपने नंबर 20 से होगा। और इस तरफ आते हैं तो ये नंबर 1 से डिवाइड है, फिर 2 से, 2 के बाद अगला नंबर जो 28 को डिवाइड करे 4, फिर 7, 14, लास्ट में 28। अब इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड ढूंढते हैं तो 1 2 4, ये 3 संख्या हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में छोड़ है क्या, नहीं। ठीक है, तो इसका एक और तरीका है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, वैसे उभयनिष्ठ गुणनखंड तो ऐसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखा है, इस आधार पर यहाँ पर 20 और 28 के उभयनिष्ठ गुणनखंड न निकालकर इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर अभाज्य गुणनखंडों का उभयनिष्ठ ढूंढेंगे। ठीक है, तो 20 के निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, 28 का भी निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। 20 छोटा छोटा नंबर 2 से डिवाइड है 10 टाइम में, 10 2 से 5 टाइम में, और 5 अपने ही नंबर से। इसी प्रकार यह 2 से डिवाइड है 14 टाइम में, 14 2 से डिवाइड है 7 टाइम में, और 7 अपने ही नंबर से। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड बनाने के लिए या इसका अभाज्य गुणनखंड का उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसका हम पेयर देखेंगे। ऐसे नंबर जिसका पेयर बन रहा है वह यहाँ पर क्या है, 2, और यहाँ पर भी क्या है, 2। तो यहाँ पर 2 × 2 लिखाएगा, यहाँ हम लिख लेंगे 2 × 2, क्योंकि इसका पेयर बना है। तो 20 का भाज्य गुणनखंड में जो पेयर नंबर है 2 × 2 है, और इसके भाज्य गुणनखंड में पेयर वाला नंबर 2 × 2 है। तो यहाँ पर दोनों में 2 × 2 आया है, इसलिए उभयनिष्ठ गुणनखंड हम मानेंगे 2 × 2 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 में आ जाऊं। एक बस नई दिल्ली से प्रातः 9:10 बजे चलना आरंभ करती है, और अपराह्न मतलब होता है दोपहर, 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। पूरी यात्रा में लगा समय कितना होगा।
ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों दो प्रकार का समय है, एक प्रातः का 9:10 और दूसरा है अपराह्न अपराह्न। ठीक है, अपराह्न यहाँ पर दिया है 4:20। ठीक, तो ये दिन के 12 बजे की बाद का समय है। ठीक है, ये दिन के 12 बजे के बाद वाला समय है, तो 24 घंटे के टाइम में इसको चेंज करना है। ठीक, आपको हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ध्यान देना है कि कौन सा समय दिन के 12 बजे की बाद का समय है। तो 12 के बाद बजेगा 1, 2, 3, 4, 4 बजे तक था, 4 बजे चले गए। तो 1 को पढ़ना है 13, 2 को 14, इसे 15 और इसे 16। तो 4:20 को हम पढ़ेंगे 16:20। ठीक, तो 4:20 को 16:20 यहाँ ऐसे लिखो और जो प्रातः का समय है उसे इसमें माइनस कर दो। ठीक है, इस तरफ का नंबर मिनट को बताता है और इस तरफ का नंबर आवर को। ठीक है, तो 20 में 10 और 16 में 9 - 7, तो ये 7 आवर और ये क्या कहलाएगा 10 मिनट। तो 7 घंटा 10 मिनट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 52, एक ड्रम 2/3 भाग भरा हुआ है। यदि इसे पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की आवश्यकता पड़े तो ड्रम के पानी की क्षमता कितनी होगी। यहाँ ड्रम की पानी की क्षमता पूछ रहा है, मतलब ड्रम में कितना पानी टोटल भराता है उसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, हमें तो पता नहीं कि ड्रम में कितना लीटर पानी आता है। ठीक, लेकिन जितना लीटर आता है उसमें से कुछ पानी पहले से भर दिया गया है और कुछ जगह खाली है, तो जो खाली जगह है उसमें 50 लीटर पानी और भराएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करेंगे, जो ड्रम की धारिता क्षमता है उसे हम x मानेंगे, माना कि उसमें कुल x लीटर आता है। अब इतना लीटर पानी भराता है ड्रम में, तो उसमें से जितना भराया है, कितना भराया है 2/3, 2/3 इसमें से हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो पूरा में से जितना भराया है उसे माइनस करोगे तो क्या यहाँ पर मिलेगा, शेष भाग मिलेगा, मतलब कितना भाग अभी ड्रम में खाली बचा है वह पता चल जाएगा। ठीक है, पूरा भराने की क्षमता में जितना भराया है उसको निकालेंगे तो हमें खाली भाग पता चलता है। तो 2 का x से मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, 3x में 2 हम माइनस करेंगे तो 1x का सिर्फ x लिखेंगे, x/3, ये है खाली भाग। ठीक है, तो जो खाली भाग है उसमें 50 लीटर पानी भराता है बोल रहा है, तो ये जो शेष भाग है या खाली भाग है उसमें 50 लीटर पानी भराता है, तो बराबर हम क्या लिख लेंगे, ये जो खाली भाग है 50 लीटर पानी की बराबर है। ठीक, अब x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 और 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x का वैल्यू आया 150। ठीक, तो ड्रम में टोटल पानी कितना भराएगा, 150 लीटर पानी भराएगा। ठीक है, और इसी में यदि ये पूछ देता कि ये जो 2/3 पानी भरा हुआ है, ठीक, वह कितना लीटर पानी है या कितना लीटर पानी होगा। ठीक है, तब इसको कैसे आंसर दोगे, ये जो 2/3 भाग ड्रम का भरा हुआ बोल रहा है, तो कितना लीटर पानी भराया है। अब वह पता करने के लिए क्या करोगे, पहले x की वैल्यू निकाल लोगे, 150 लीटर टोटल भर आता है, तो अब 150 का 2/3 पता कर लेना, 2/3 ऐसे। ठीक है, और 3 के पहाड़ा में 15 आ जाएगा 5 बार में, तो 50 × 2 मतलब कि 100 लीटर पानी पहले से भरा था। तो ड्रम में कितना लीटर पानी भरा है, 2/3 मतलब 100 लीटर पानी भरा है। तभी तो देखो पूरा 150 लीटर पानी भराता है, उसमें से 100 लीटर पानी भरा हुआ है, तभी तो 50 लीटर पानी और भरने की आवश्यकता है। ठीक है, समझ रहे हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 में आ जाओ।
दी गई आकृति में कोण का नाम है। एकदम सरल है। ये दी गई आकृति में कोण का सिर्फ नाम पूछ रहा है, कौन सा कोण है नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो देखो दो रेखाओं के, देखो जब दो रेखा एक बिंदु पर मिलते हैं और उनके बीच में ये जो अंतर है या गैप है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। ठीक है, तो कोण को नाम कैसे देते हैं, दो प्रकार से नाम देते हैं। यहाँ से इसके एक सिरे से, ये जो खुला हुआ मुंह है इसके एक सिरे से दोनों जो ज्वाइंट हुए हैं उस सिर में जाना है, उसके बाद इसके लास्ट वाला पॉइंट में जाना है। ठीक, तो इसको दो प्रकार से नाम दे सकते हैं, BAC। जहाँ पर कोण बनता है उसे हम सेंटर जगह में रखते हैं, बीच में रखते हैं। ठीक है, तो इसे हम नाम दे सकते हैं कोण BAC, या फिर इसी को हम नाम दे सकते हैं कोण CAB। अर्थात जिस पॉइंट पर दोनों रेखा ज्वाइंट हुआ है वह बीच में ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये देखो ए कहाँ पर बीच में है, इसमें तो नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा, कोण BAC, कोण BAC। ठीक, क्वेश्चन नंबर 54, एक सीधी रेखा पर उपस्थित किसी बिंदु पर बना कोण होगा। ठीक, तो देखो बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है। जैसे एक सीधी रेखा बनाते हैं, मान लो ये हम एक डॉट लिए, यहाँ से हम ऐसे एक लाइन लेते हैं। ठीक है, और ये हमारा सेंटर जगह है। ठीक है, ये हमारा सेंटर जगह है। तो अब सेंटर जगह से मान लो हम कोई एक रेखा ले जाते हैं, तो मान लो हम यहाँ से एक और नया रेखा लेते हैं, ये रहा। ठीक है, अब ये रेखा को यदि हम घुमाते हैं ऐसे करके, ठीक है, इस प्रकार से यदि हमने ऐसे पूरा इसको घुमा दिया, ये तो ये एक सीधी रेखा बना। ठीक है, अब सीधी रेखा पर जो हम कोण बनाएंगे, मान लो हम यहाँ पर, ये हमारा सेंटर जगह है और यहाँ पर हमने कोण बनाया ऐसे, तो ये सीधी रेखा वाली कोण को हम कौन सा कोण देते हैं, कौन सा कोण का नाम देते हैं, सरल कोण। क्या कहते हैं, सरल कोण। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55, 1000 के अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, देखो जो अभाज्य गुणनखंड होता है आपस में उसका मल्टीप्लाई करने पर यही नंबर बनता है, लेकिन ऑप्शन में वो काम मत करना। क्यों, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड का मतलब यह होता है कि सबसे पहले छोटी सी छोटी संख्या लिखाना है जो इसको डिवाइड करे, और दूसरा चीज़ यदि कहीं पर भी ऑप्शन में आपको भाज्य दिखाई दे तो वो भी उसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो 10 भाज्य है, यहाँ पर भी 10 भाज्य ले लिया गया है, बाकी में तो अभाज्य है। तो फिर भी इसको सॉल्व करना, ऐसे 1000 लिखो और जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालो इस संख्या को डिवाइड करने वाली छोटी सी छोटी संख्या ही लिखना है, नहीं तो फिर आपका ऑप्शन गलत हो सकता है। जैसे ये 10 से डिवाइड है, 100 से भी डिवाइड है, 5 से भी डिवाइड है, लेकिन छोटी संख्या 2 से डिवाइड है। तो 2 से ये 500 टाइम में, फिर ये 2 से 250 टाइम में, फिर 2 से यह नंबर कितने टाइम में हो जाएगा, 2 1 जा 2, और यहाँ पर 2 टाइम में, और ये 5 टाइम में, 125 टाइम में। ठीक है, अब यह नंबर लास्ट में 5 है, पहले 3 से भी पता कर लो, 1 और 2 3, 3 और 5 8, तो 3 से नहीं हुआ तो लास्ट में 5 है, 5 से हो जाएगा, 5 से यह डिवाइड हो जाएगा 25 टाइम में, 25 टाइम में, और 25 फिर 5 से डिवाइड है 5 टाइम में, और ये 5 डिवाइड है फिर से
1 टाइम में, 5 से 1 टाइम में, ठीक है। तो अभाज्य गुणनखंड क्या बन रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 3 टाइम है, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये वाला ऑप्शन में ढूंढना है। 3 टाइम 2 है, 3 टाइम 5 है, यहाँ 3 टाइम 2 है लेकिन 5 2 टाइम है, 3 टाइम 2 और 3 टाइम 5। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 56 में आ जाओ। एक बस 8 घंटे में 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है, बस की औसत चाल है। तो चाल बराबर पता है बच्चों, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो ये रहा दूरी, दूरी में किलोमीटर मीटर ऐसे लिखा रहता है, समय में घंटा मिनट सेकेंड ऐसा लिखा रहता है, और ये है समय। तो औसत चाल पता करने के लिए क्या करेंगे, औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। तो दूरी है 400 किलोमीटर, समय है 8 घंटा। तो 8 के पहाड़ा में 40 आया, 5 बार में 0 पीछे लिख देंगे, ठीक। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। 57 में आ जाओ। ओके, अब 57 को थोड़ा सावधानी से बनाना, बोर्ड मास के नियम से बनेगा, ठीक है। दिया है क्वेश्चन में 60 प्लस 25 इंटू 2, इसे सॉल्व कर पाएंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि 2 के बाद है डिवाइड, इंटू डिवाइड 2 इंटू 7 माइनस 27 प्लस 75 डिवाइड, इसे हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। इसे हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये ब्रैकेट में है, तो 15। अब डिवाइड में ये दो संख्या को हम सॉल्व करेंगे, डिवाइड यहाँ पर है, ये दो सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और उसके पहले हम किसी को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो 16 प्लस 25 इंटू 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, 17 माइनस 27 प्लस 15 के टेबल में 75 कितने टाइम में आएगा, 5 टाइम में, 15 पंचे 75, 5 टाइम में, ठीक। अब इस संख्या में फिर किसे किसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, ठीक है। इंटू को पहले सॉल्व करते हैं, तो 17 का पारा एक बार 17 ही होगा, इसको यहाँ से हटा दो, 17 ही बस लिखो, ठीक। अब मल्टीप्लाई के रूप में ये भी है, तो ये दोनों बस अभी सॉल्व होंगे, 16 लिखेंगे और 25 इंटू 17 लिखेंगे, ठीक है। तो 17 पंचे 85, हासिल आ जाएगा 8, 17 दूनी 34 और 8, ये 12 कैरी 1, 42, 425 आया, प्लस 425। अब यहाँ से क्या बच गया है, माइनस 27 प्लस 5, ठीक। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये दो नंबर को ऐड कर लेंगे, तो 425 प्लस 16, 11 कैरी 1, 4 4, ठीक। अब इसमें 27 माइनस कर देंगे, माइनस 27, तो 1 बन जाएगा, 11, 11 में 7 माइनस 4, इसमें 1 माइनस करेंगे 3, 3 में 2 माइनस 1 और 4 का 4। अब इस नंबर में 5 को प्लस कर लेंगे, तो 914, 419, हाँ, ऑप्शन डी में है, ठीक, 419 आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, 35/7 में कितने 5/7 होते हैं। देखो, इस क्वेश्चन के सेंटेंस को चेंज करके इसको थोड़ा अलग बताया गया है, बट ये डिवीजन है। कैसे, देखो, 35/7 में कितने 5/7 होंगे, ऐसे पूछा गया है। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, ये जैसे संख्या 10 है, ठीक, ये संख्या 10 में कितने
2 होंगे। मतलब इसमें ये संख्या 10 है, 1 से 10 तक की संख्या है ना, इसको यदि हम दो दो के ग्रुप में रखेंगे तो 10 में 2 के कितने ग्रुप लिख लेंगे। तो इसमें दो दो का ग्रुप बनाएंगे तो इसके कितने ग्रुप निकलेंगे, 5 ग्रुप निकलेंगे। तो वैसे ये है 35/7 में 5/7 के 35/7 में कितने 5/7 होंगे पूछा गया है। मतलब कि इस नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक, तो यहाँ से हम लिखेंगे 35/7 डिवाइड 5/7। फ्रैक्शन का डिवीजन सिखाया गया है। कैसे करते हैं, पहला फ्रैक्शन को सेम बनाते हैं और डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे के नंबर को ऊपर और ऊपर के नंबर को नीचे। ठीक, तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में जैसा नीचे है वैसे ऊपर दिखाई दिया तो कैंसिल हो जाता है, और 5 के पहाड़ा में 35 आता है 7 बार में। ठीक, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और इसे चेंज नहीं करना चाहते तो ऊपर का नीचे से मल्टीप्लाई हो जाता है और पहले फ्रैक्शन के नीचे का दूसरे फ्रैक्शन के ऊपर से। ठीक, दूसरा तरीका क्या था कि ऊपर से ऊपर का मल्टीप्लाई करो, नीचे का नीचे से, और फिर नीचे की नंबर से ऊपर में डिवाइड कर दो तो भी आंसर मिलेगा 7। क्वेश्चन नंबर 59, 450 किलोमीटर और 2 मीटर बराबर कितना मीटर होगा। तो आंसर पूछा गया है मीटर में। यदि किलोमीटर में है उसे मीटर में चेंज करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये तो ऑलरेडी मीटर में ही है। तो 450 में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 इसके पीछे आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, या यही नंबर आएगा। और ये ऑलरेडी 2 मीटर है तो 2 मीटर यहाँ लिख दो। ये भी मीटर में चेंज होगा, ये तो पहले से मीटर में था। अब इसी को लिख लो 200054। अब ऑप्शन में ढूंढो कितने जीरो है, 30। यहाँ 20 है, ऑप्शन 1 नहीं आएगा। यहाँ पर 40 है, ये भी नहीं आएगा। यहाँ पर है 30, तो ऑप्शन सी सही है। अब ये है लास्ट क्वेश्चन और इसे सावधानी से देखना। पूरे क्वेश्चन में यही बस थोड़ा सा ज़्यादा तर्क पर आधारित है। ठीक है, किसी व्यापारी को 31 रुपया में कोई सामान बेचने पर 7% की हानि होती है। यदि वह सामान 35 रुपया में बेचे तो कितना प्रतिशत लाभ होगा। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में ये बताया गया है कि 31 रुपये में कोई सामान को बेचने पर, तो बेचने मतलब क्या है, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया है 31 रुपीज़ और इसे हानि हो रहा है 7% का। हानि कितना का हो रहा है, 7% का। ठीक, तो जब भी हमें हानि होगा है ना, तो हम जितना में बेचे हैं उससे ज़्यादा में हम खरीदे हैं, मतलब यहाँ पर निकालना पड़ेगा अब आपको क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य दे रखा है तो निकालेंगे क्रय मूल्य कि कितना में पहले खरीदे थे। तो कॉस्ट प्राइस पता करने के फार्मूला है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य मल्टीप्लाई 100/। अब ये हानि की स्थिति में हम क्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 100 माइनस आर नीचे होगा, तो आर का वैल्यू कितना है, 7। नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। विक्रय मूल्य बराबर दिया है 31 मल्टीप्लाई 100 और यहाँ 100 में 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 93। ठीक, तो हाँ 31 93 को डिवाइड करेगा 3 टाइम में 100/3। अभी हम इसे ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि देखो आंसर क्या निकला है, होल में निकला है, होल नंबर में। तो आगे सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ऐसे रखने पर ये सॉल्व हो जाए। अब क्वेश्चन में तो क्रय मूल्य नहीं पूछा है, क्या पूछा गया है, प्रतिशत लाभ पूछा गया है। ठीक, तो अभी तो यहाँ पर इसको हो गया हानि क्योंकि इसका क्रय मूल्य बड़ा हो गया और विक्रय मूल्य छोटा हो गया। अब इसे लाभ प्राप्त करने के लिए इतने रुपये की जगह ज़्यादा में बेचना पड़ेगा,
तो अब 31 रुपीज़ की जगह वो 35 में बेचेगा, तब उसको क्या मिलेगा? लाभ। ठीक, तो लाभ का फार्मूला क्या है? लाभ का फार्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो यहाँ पर जब उसी को दोबारा बेचा जा रहा है, पहले 31 में बेचा, अब 35 में बेचा, तो ये कहलाएगा विक्रय मूल्य। ठीक, और क्रय मूल्य तो हम पहले से ये निकाल लिए, ये क्या है? क्रय मूल्य। अब दूसरा बार जब इसको बेचेगा तो दूसरा विक्रय मूल्य क्या है? 35। तो लाभ का फार्मूला है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यहाँ से लिखेंगे ये। ठीक है, देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा। 35 क्या है? विक्रय मूल्य, और 100/3 क्या है? क्रय मूल्य। ठीक, अब इसी को सॉल्व करो तो 3 और 35 का मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। 3 5 जब 15 का 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, हाँ 105। अब 105 में 100 माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो कितना बचेगा? 5/3। ठीक है, तो ये क्या है? लाभ। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ का फार्मूला क्या होता है? लाभ गुणा 100/, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है? 100/3। ठीक है, तो फ्रैक्शन के नीचे में जब और फ्रैक्शन होता है, ओवर फ्रैक्शन होता है, तो क्या करते हैं? ये नीचे वाली नंबर को मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देते हैं। 100 से 100 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया? 5। तो 5% का उसे क्या हुआ? लाभ। ठीक है, देखो ये ऑप्शन किसमें मिल रहा है? सी में। ठीक।